चलिए रिवाइज कीजिए 7.5 बायोलॉजिकल इवोल्यूशन को। बताइए नेचुरल सिलेक्शन से इवोल्यूशन कब आरंभ हुआ होगा? जी हाँ, नेचुरल सिलेक्शन से इवोल्यूशन उस समय आरंभ हुआ होगा जब लाइफ के सेलुलर फॉर्म ने अपनी मेटाबॉलिक कैपेबिलिटी में डिफरेंसेस के कारण अर्थ पर अपना जीवन आरंभ किया होगा। Evolution by natural selection in a true sense would have started when cellular forms of life with differences in metabolic capability originated on Earth. इवोल्यूशन के लिए डार्विन थियरी का एसेंस यानी कि मूल तत्व क्या है? जी हाँ, इवोल्यूशन के लिए डार्विन थियरी का एसेंस यानी कि मूल तत्व नेचुरल सिलेक्शन है। The essence of Darwinian theory about evolution is natural selection. बताइए क्या न्यू फॉर्म के अपीयरेंस की दर लाइफ साइकिल या लाइफ स्पान से लिंक्ड है? आगे दिए गए बैक्टीरिया के एग्जाम्पल से इसे समझाइए। जी हाँ, न्यू फॉर्म के अपीयरेंस की दर लाइफ साइकिल या लाइफ स्पान से लिंक्ड है। द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ न्यू फॉर्म्स इज linked to life cycle और लाइफ स्पान। माइक्रोब्स जिसमें तेजी से डिवाइड करने की क्षमता होती है वह मल्टीप्लाई करके 1 घंटे के अंदर मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल बन जाते हैं। बैक्टीरिया की एक कॉलोनी जिसे ए नाम मान लीजिए जो एक विशेष गिवन मीडियम में वृद्धि करती है जिनमें फीड कंपोनेंट को यूटिलाइज करने की वेरिएशन बन चुकी है। मीडियम के कंपोजिशन में बदलाव से पॉपुलेशन का केवल वह पार्ट मान लीजिए बी सामने आएगा जो कि न्यू कंडीशन में सरवाइव कर सके। एक समय अवधि के समय यह वेरिएंट जी हाँ, एक समय अवधि के समय यह वेरिएंट पॉपुलेशन अन्य से अधिक वृद्धि करके एक न्यू स्पीसीज बन जाती है। यह कुछ दिनों के भीतर ही हो जाता है। Microbes that divide fast have the ability to multiply and become millions of individuals within hour. A colony of bacteria, say A, growing on a given medium has built-in variation in terms of ability to utilize a feed component. A change in the medium composition would bring out only that part of the population, say B, that can survive under the new condition. In due course of time, this variant population outgrows and others and appears as new species. This would happen within days. ठीक है, यही बात फिश या फॉल के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स में होगी क्योंकि इन एनिमल्स की लाइफ स्पान वर्षों में होती है। यहाँ हम कह सकते हैं कि न्यू कंडीशन में बी की फिटनेस ए से बेटर है। फॉर दिस सेम थिंग to happen in fish or fowl would take millions of years as life spans of these animals are in years. Here we see that fitness of B is better than that of A under new conditions. बताइए क्या नेचर फिटनेस को चुनती है? जी हाँ, नेचर फिटनेस को चुनती है। बताइए क्या ये सो कॉल्ड फिटनेस किस कैरेक्टरिस्टिक पर आधारित होती है? जी हाँ, नेचर फिटनेस को चुनती है। यह अवश्य याद रखना चाहिए कि यह सो कॉल्ड फिटनेस उन कैरेक्टरिस्टिक्स पर आधारित है जो इनहेरिटेड होती है। अतः सेलेक्ट तथा इवॉल्व होने के लिए निश्चित ही एक जेनेटिक आधार होना चाहिए। दूसरे शब्दों में कुछ ऑर्गेनिजम्स हॉस्टाइल यानी कि विपरीत इन्वायरमेंट में जीवित रहने के लिए बेटर एडॉप्टेड हैं। एडेप्टेशन की क्षमता इनहेरिटेड होती है।
इसका जेनेटिक आधार होता है। Nature select for fitness. One must remember that so-called fitness is based on characteristics which are inherited. Hence, there must be a genetic basis for getting selected and to evolve. Another way of saying the same thing is that some organisms are better adapted to survive in an otherwise hostile environment. Adaptive ability is inherited. It has a genetic basis. अडॉप्ट करने की क्षमता तथा नेचर द्वारा सेलेक्ट होने का अंतिम परिणाम क्या होता है? जी हाँ, अडॉप्ट करने की क्षमता तथा नेचर द्वारा सेलेक्ट होने का अंतिम परिणाम फिटनेस होता है। फिटनेस इज द एंड रिजल्ट ऑफ द एबिलिटी इन अडॉप्ट एंड गेट सेलेक्टेड बाय नेचर। डार्विनियन थियोरी इवोल्यूशन के दो की कॉन्सेप्ट्स हैं, नाम बताइए इनका। जी हाँ, डार्विनियन थियोरी ऑफ इवोल्यूशन के दो की कॉन्सेप्ट्स हैं, ब्रांचिंग डिसेंट्स तथा नेचुरल सिलेक्शन। ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन आर द टू की कॉन्सेप्ट्स ऑफ डार्विनियन थियोरी ऑफ इवोल्यूशन। फिगर 7.7 एंड 7.8 देखिए। डार्विन इससे पहले किस नेचुरलिस्ट ने यह कहा था कि लाइफ फॉर्म्स का इवोल्यूशन ऑर्गन्स के यूज तथा डिसयूज के कारण हुआ? उन्होंने जिराफ्स का एग्जाम्पल भी दिया, जिन्होंने लंबे पेड़ों की पत्तियों को चरने के लिए अपने नेक की लंबाई बढ़ाकर अपने को अडॉप्ट किया तथा इलोंगेटेड नेक वाले एक्वायर्ड कैरेक्टर को सक्सीडिंग जेनरेशंस यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी में प्रदान किया। वर्षों बाद जिराफ ने धीरे धीरे लॉन्ग नेक को प्राप्त किया। आज इस कंजक्चर पर कोई बिलीव नहीं करता। जी हाँ, डार्विन से पहले एक फ्रेंच नेचुरलिस्ट लैमार्क। जी हाँ, फ्रेंच नेचुरलिस्ट लैमार्क, ध्यान से सुनिए। फ्रेंच नेचुरलिस्ट लैमार्क ने कहा था कि लाइफ फॉर्म्स का एवोल्यूशन ऑर्गन्स के यूज तथा डिसयूज के कारण हुआ। उन्होंने जिराफ्स का एग्जाम्पल दिया, जिन्होंने लंबे पेड़ों की पत्तियों को चढ़ने के लिए अपने नेक की लंबाई बढ़ाकर अपने को अडॉप्ट किया तथा एलोंगेटेड नेक वाले एक्वायर्ड कैरेक्टर को सक्सीडिंग जनरेशंस यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी में प्रदान किया। वर्षों बाद जिराफ ने धीरे धीरे लॉन्ग नेक को प्राप्त किया। फ्रेंच नेचुरलिस्ट लेमार्क के इस कंजक्चर पर कोई बिलीव नहीं करता। Even before Darwin, a French naturalist Lamarck had said that evolution of life forms had occurred but driven by use and disuse of organs. He gave the example of giraffes who, in an attempt to forage leaves on tall tree, had to adopt by elongation of their necks as they passed on his acquired character of elongated neck to succeeding generations. Giraffes slowly over the years came to acquire long necks. Nobody believe this conjecture anymore. क्या एवोल्यूशन एक प्रोसेस है या एक प्रोसेस का परिणाम? इज एवोल्यूशन अ प्रोसेस और द रिजल्ट ऑफ अ प्रोसेस? आज हम जो इन एनिमेट या एनिमेट वर्ल्ड को देख रहे हैं, यह केवल एवोल्यूशन की सक्सेस स्टोरी है। जब हम वर्ल्ड की इस स्टोरी को डिस्क्राइब करते हैं तो हम एवोल्यूशन को एक प्रोसेस के रूप में डिस्क्राइब करते हैं। दूसरी ओर जब हम अर्थ पर लाइफ की स्टोरी को डिस्क्राइब करते हैं तो हम एवोल्यूशन को नेचुरल सिलेक्शन नामक एक प्रोसेस का परिणाम मानते हैं। जी हाँ, द वर्ल्ड we see in animate and animate is only the
success story of evolution. When we describe the story, this world, we describe evolution as a process. On the other hand, when we describe the story of life on Earth, we treat as consequence of a process called natural selection. Are you agree with this? जी हाँ, आज हम जो इन एनिमेट या एनिमेट वर्ल्ड देख रहे हैं, यह केवल इवोल्यूशन की सक्सेस स्टोरी है। जब हम वर्ल्ड की इस स्टोरी को डिस्क्राइब करते हैं, तो हम इवोल्यूशन को एक प्रोसेस के रूप में डिस्क्राइब करते हैं। दूसरी ओर जब हम अर्थ पर लाइफ की स्टोरी को डिस्क्राइब करते हैं, तो हम इवोल्यूशन को नेचुरल सिलेक्शन नामक एक प्रोसेस का परिणाम मानते हैं। क्या हम स्पष्ट हैं कि हम इवोल्यूशन तथा नेचुरल सिलेक्शन को एक प्रोसेस माने या फिर अननोन प्रोसेस की इन रिजल्ट? जी नहीं, हम अभी भी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है कि इवोल्यूशन तथा नेचुरल सिलेक्शन को एक प्रोसेस माने या फिर अननोन प्रोसेस की एंड रिजल्ट। जी हाँ, वी आर स्टिल नॉट वेरी क्लियर वेदर टू रिगार्ड इवोल्यूशन एंड नेचुरल सिलेक्शन एज प्रोसेसेस और इन रिजल्ट ऑफ अननोन प्रोसेसेस। यह संभव हो सकता है कि पॉपुलेशन पर थॉमस मेल्थस द्वारा किए गए वर्क ने डार्विन को प्रभावित किया हो। बताइए, थॉमस मेल्थस ने किस पर वर्क किया? जी हाँ, थॉमस मेल्थस ने पॉपुलेशन पर वर्क किया। जी हाँ, थॉमस मेल्थस ने पॉपुलेशन पर वर्क किया। बताइए, क्या नेचुरल सिलेक्शन कुछ खास ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड है जो कि फैक्चुअल है? जी हाँ, नेचुरल सिलेक्शन कुछ खास ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड है जो कि फैक्चुअल है। फॉर एग्जाम्पल, नेचुरल रिसोर्सेज सीमित है। सीजनल फ्लक्चुएशन को छोड़कर पॉपुलेशन का साइज स्थिर रहता है। एक पॉपुलेशन के मेंबर्स कैरेक्टरिस्टिक्स में भिन्न होते हैं। वास्तव में दो इंडिविजुअल एक समान नहीं होते, यद्यपि वे सुपरफिशियली एक जैसे दिखते हैं। अधिकतर वेरिएशन इनहेरिटेड होते हैं। आर यू एग्री विद दिस? जी हाँ, नेचुरल सिलेक्शन कुछ खास ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड है जो कि फैक्चुअल है। फॉर एग्जाम्पल, नेचुरल रिसोर्सेज सीमित हैं। सीजनल फ्लक्चुएशन को छोड़कर पॉपुलेशन का साइज स्थिर रहता है। एक पॉपुलेशन के मेंबर कैरेक्टरिस्टिक्स में भिन्न होते हैं, यानी कि वास्तव में दो इंडिविजुअल एक समान नहीं होते हैं, यद्यपि वे सुपरफिशियली एक जैसे दिखते हैं। अधिकतर वेरिएशन इनमें इनहेरिटेड होता है। जी हाँ, नेचुरल सिलेक्शन is based on certain observations which are factual. For example, natural resources are limited. Populations are stable in size except for seasonal fertilization. Members of a population vary in characteristic, that is, in fact, no two individuals are alike, even though they look superficially similar. Most of variation are inherited, etc. प्रत्येक जीव मैक्सिमली रिप्रोड्यूस करे तो पॉपुलेशन साइज किस रूप में बढ़ सकता है? जी हाँ, प्रत्येक जीव मैक्सिमली रिप्रोड्यूस करे तो पॉपुलेशन साइज एक्सपोनेंशियल रूप में बढ़ सकता है। यह फैक्ट बैक्टीरियल पॉपुलेशन की वृद्धि में देखा जा सकता है। The fact that theoretically population size will grow exponentially if everybody reproduce maximally. That is, this fact can be seen in the growing bacteria population, and the fact that population size is really are limited.
मीन्स दैट देयर हैड बिन कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज। जी हाँ, प्रत्येक जो मैक्सिमली रिप्रोड्यूस करे तो पॉपुलेशन साइज एक्सपोनेंशियली रूप से बढ़ सकता है। यह फैक्ट बैक्टीरियल पॉपुलेशन की वृद्धि में देखा जा सकता है। वास्तविक रूप में पॉपुलेशन का साइज लिमिटेड होता है, अर्थात रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन है। Only some survived and grew at the cost of others that could not flourish। जी हाँ, केवल कुछ ही सर्वाइव्ड होते हैं जबकि अन्य फ्लोरिश नहीं कर सकते। डार्विन के अंदर नोवेलिटी यानी कि विलक्षणता तथा ब्रिलियंट थी। यह क्या थी? जी हाँ, डार्विन के अंदर नोवेलिटी तथा ब्रिलियंट यह थी कि इन्होंने हेरिटेबल वेरिएशन पर जोर दिया जो कुछ को रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन में सक्षम बनाती है, यानी कि जो हैबिटेट में अडॉप्ट हो जाते हैं। केवल सक्षम ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करेंगे तथा अधिक से अधिक संतानें पैदा करेंगे। इस कारण से एक समय बाद जनरेशन में सर्वाइवर्स कई संतानों उत्पन्न करेंगे तथा पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक में चेंज होने से न्यू फॉर्म प्रकट हो जाएगी। जी हाँ, दी नोवेलिटी एंड ब्रिलियंट इनसाइट ऑफ डार्विन वाज दिस। ही asserted that variation which are heritable and which make resources utilization better for few, that is adapted to habitat better, will enable only those to reproduce and leave more progeny. Hence, for a period of time over many generations, survivors will leave more progeny and there would be a change in a population characteristic and hence new forms appear to arise। जी हाँ, the novelty and brilliant insight of Darwin was this. He asserted that variation which are heritable and which make resources utilization better for few, that is adapted to habitat better, will enable only those to reproduce and leave more progeny. Hence, for a period of time over many generations, survivors will leave more progeny and there would be a change in a population characteristic and hence new forms appear to arise। रिवाइज कीजिए 7.6 मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन को। वेरिएशन की ओरिजिन क्या है तथा स्पेशिएशन कैसे होता है? व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ दिस वेरिएशन एंड हाउ डज स्पेशिएशन ऑक्यूर? मेंडल ने ऐसे इनहेरिटेबल फैक्टर के विषय में बताया जो किसको प्रभावित करते थे? जी हाँ, मेंडल ने ऐसे इनहेरिटेबल फैक्टर के विषय में बताया जो फिनोटाइप को प्रभावित करते हैं। इवन दो मेंडल हैड टॉक्ड ऑफ इनहेरिटेबल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग फिनोटाइप। बताइए क्या डार्विन ने इन ऑब्जर्वेशंस पर ध्यान नहीं दिया या चुप रहे? जी हाँ, मेंडल ने ऐसे इनहेरिटेबल फैक्टर्स के विषय में बताया जो फिनोटाइप को प्रभावित करते हैं। डार्विन ने इन ऑब्जर्वेशंस पर ध्यान नहीं दिया या चुप रहे। इवन दो मेंडल had talked of inheritable factors influencing phenotype, Darwin either ignored these observations or kept silence। बताइए किसने और कब इवनिंग प्राइमरोज पर काम कर म्यूटेशन के विचार को आगे बढ़ाया? जी हाँ, 20th सेंचुरीज के प्रथम दशक यानी फर्स्ट डिकेड में हुगो ड्यूवरिस ने इवनिंग प्राइमरोज पर काम कर म्यूटेशन के विचार को आगे बढ़ाया। हुगो ड्यूवरिस बेस्ड ऑन his work on evening primrose brought forth the idea of mutation। म्यूटेशन किसको कहते हैं? जी हाँ, पॉपुलेशन में होने वाले
बड़े बड़े परिवर्तन यानी कि लार्ज डिफरेंसेस को म्यूटेशन कहते हैं। जी हाँ, लार्ज डिफरेंस अराइजिंग सडनली इन अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड म्यूटेशन। जी हाँ, लार्ज डिफरेंस अराइजिंग सडनली इन अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड म्यूटेशन। ह्यूगो डिवरिस इवोल्यूशन का कारण किसे मानते थे? जी हाँ, ह्यूगो डिवरिस मानते थे कि इवोल्यूशन का कारण म्यूटेशन ही है, न कि छोटी छोटी वेरिएशंस डेट इज हेरिटेबल, जिन पर डार्विन ने जोर दिया था। ह्यूगो डिवरिस बिलीव्ड दैट it is mutation which causes evolution and not the minor variation that is heritable that Darwin talked about. Hugo Dewarish believed that it is mutation which causes evolution and not the minor variation that is heritable that Darwin talked about. बताइए, क्या म्यूटेशन रैंडम तथा बिना डायरेक्शन वाले होते हैं, और क्या डार्विनियन वेरिएशन छोटी तथा डायरेक्शन वाली थी? जी हाँ, म्यूटेशन रैंडम तथा बिना डायरेक्शन वाले होते हैं, जबकि डार्विनियन वेरिएशन छोटी तथा डायरेक्शन वाली थी। जी हाँ, म्यूटेशंस आर रैंडम एंड डायरेक्शनलेस वाइल डार्विनियन वेरिएशंस आर स्मॉल एंड डायरेक्शनल। जी हाँ, म्यूटेशंस आर रैंडम एंड डायरेक्शनलेस वाइल डार्विनियन वेरिएशंस आर स्मॉल एंड डायरेक्शनल। डार्विन के लिए इवोल्यूशन क्या था, और यह भी बताइए डिवरिश के अनुसार इवोल्यूशन क्या था? जी हाँ, डार्विन के लिए इवोल्यूशन एक ग्रेजुअल प्रोसेस था, जबकि डिवरिश के अनुसार म्यूटेशन स्पीसीज की स्पेशिएशन का कारण था। जी हाँ, डार्विन के लिए इवोल्यूशन एक ग्रेजुअल प्रोसेस था, जबकि डिवरिश के अनुसार म्यूटेशन स्पीसीज की उत्पत्ति यानी कि स्पेशिएशन का कारण था। जी हाँ, evolution for Darwin was gradual while Deverish believed mutation causes speciation and hence called it saltation, that is single step large mutation. जी हाँ, evolution for Darwin was gradual while Deverish believed mutation causes speciation and hence called it saltation, that is single step large mutation. मतलब ह्यूगो डिवरिस ने म्यूटेशन को साल्टेशन डेट इज सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन बताया। मतलब ह्यूगो डिवरिस ने म्यूटेशन को साल्टेशन डेट इज सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन बताया। पॉपुलेशन जेनेटिक्स में अध्ययन से इसमें स्पष्टता आ गई। स्टडीज इन पॉपुलेशन जेनेटिक्स लेटर ब्रॉट आउट सम क्लैरिटी। रिवाइज कीजिए 7.7 हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल को। बताइए, हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल के अनुसार आप क्या कर सकते हैं? जी हाँ, हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल के अनुसार एक पॉपुलेशन में एक जीन या एक लोकस के एलील की फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्यूरेंस को पता कर सकते हैं। इन माना जाता है कि यह फ्रीक्वेंसी फिक्स रहती है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सेम रहती है। हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल को बताने के लिए अलजेब्रिक इक्वेशन का यूज़ करती है। जी हाँ, in a given population, one can find out the frequency of occurrence of alleles of a gene or a locus. This frequency is supposed to remain fixed and even remain the same through generation. Hardy-Weinberg principle stated it using algebraic equations. हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल को बताने के लिए अलजेब्रिक इक्वेशन का यूज़ होता है। बताइए, यह प्रिंसिपल क्या बताता है? जी हाँ, हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल को बताने के लिए अलजेब्रिक इक्वेशन का यूज़ करती है।
इस प्रिंसिपल के अनुसार एक पॉपुलेशन में एलेल फ्रीक्वेंसीज स्टेबल रहती है तथा पीढ़ी दर पीढ़ी कांस्टेंट रहती है। जीन पूल यानी कि एक पॉपुलेशन में टोटल जीन्स तथा एलेल्स हमेशा कांस्टेंट रहता है, इसे जेनेटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। ऑल एलिलेइक फ्रीक्वेंसीज का योग 1 होता है तथा इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसीज को पी क्यू आदि कहा जा सकता है। डिप्लॉइड में पी तथा क्यू एलील कैपिटल ए तथा एलील स्मॉल ए के फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। एक पॉपुलेशन में कैपिटल ए इंडिविजुअल्स की फ्रीक्वेंसी सिंपली पी स्क्वायर होती है। इसी प्रकार स्मॉल ए इंडिविजुअल आर की फ्रीक्वेंसी क्यू स्क्वायर होती है तथा कैपिटल ए स्मॉल ए फ्रीक्वेंसी 2pq होती है। अतः पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। यह p प्लस क्यू के होल स्क्वायर का बाइनोमियल एक्सप्रेशन है। जब नापी गई फ्रीक्वेंसी एक्सपेक्टेड वैल्यू से डिफर होती है तो डिफरेंसेस डेट इज डायरेक्शन एक्सटेंट यानी कि व्यापकता ऑफ एवोल्यूशन को इंडिकेट करते हैं। जी हाँ, जब नापी गई फ्रीक्वेंसी एक्सपेक्टेड वैल्यू से डिफर होती है तो डिफरेंस यानी कि डायरेक्शन एक्सटेंट ऑफ एवोल्यूशन चेंज को इंडिकेट करते हैं। जेनेटिक इक्विलिब्रियम या हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम में डिस्टर्बेंस अर्थात एक पॉपुलेशन में एलील फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन का परिणाम एवोल्यूशन है। बताइए क्या हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल के अनुसार पॉपुलेशन में एलील फ्रीक्वेंसी स्टेबल रहती है तथा पीढ़ी दर पीढ़ी कांस्टेंट रहती है। जी हाँ, हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल के अनुसार एक पॉपुलेशन में एलील फ्रीक्वेंसीज स्टेबल रहती है तथा पीढ़ी दर पीढ़ी कांस्टेंट रहती है। जी हाँ, हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल सेज दैट allele frequencies in a population are stable and is constant from generation to generation। जी हाँ, हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल सेज दैट allele frequencies in a population are stable and is constant from generation to generation। जीन पूल किसको कहते हैं? जी हाँ, जीन पूल एक पॉपुलेशन में टोटल जीन्स तथा एलेल्स को कहते हैं। टोटल जीन्स एंड देयर एलेल्स इन अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड जीन पूल। जी हाँ, टोटल जीन्स एंड देयर एलेल्स इन अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड जीन पूल। जेनेटिक इक्विलिब्रियम किसको कहते हैं? जी हाँ, हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल के अनुसार एक पॉपुलेशन में एलील फ्रीक्वेंसीज स्टेबल रहती है तथा पीढ़ी दर पीढ़ी कांस्टेंट रहती है। जीन पूल यानी कि एक पॉपुलेशन में टोटल जीन्स तथा एलील्स हमेशा कांस्टेंट रहता है, इसे ही जेनेटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। जी हाँ, दी जीन पूल दैट इज टोटल जीन्स एंड देयर एलील्स इन अ पॉपुलेशन रिमेन्स अ कांस्टेंट, दिस इज कॉल्ड जेनेटिक इक्विलिब्रियम। जी हाँ, दी जीन पूल दैट इज टोटल जीन्स एंड देयर एलील्स इन अ पॉपुलेशन रिमेन्स अ कांस्टेंट, दिस इज कॉल्ड जेनेटिक इक्विलिब्रियम। बताइए ऑल एलिलेइक फ्रीक्वेंसीज का योग कितना होता है? क्या इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसीज को पी कॉमा क्यू आदि कहा जा सकता है? जी हाँ, ऑल एलिलेइक फ्रीक्वेंसी का योग 1 होता है तथा इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसीज को पी क्यू आदि कहा जा सकता है। जी हाँ, सम टोटल ऑफ ऑल द एलिलेइक फ्रीक्वेंसी इज 1। इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी फॉर एग्जाम्पल कैन बी नेम्ड पी क्यू एट्सेट्रा। जी हाँ, सम टोटल ऑफ ऑल द एलिलेइक फ्रीक्वेंसी इज 1।
individual frequency, for example, can be named p, q, etc. डिप्लॉइड में p तथा q किसको रिप्रेजेंट करते हैं? जी हाँ, डिप्लॉइड में p तथा q एलील कैपिटल ए तथा एलील स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। जी हाँ, इन डिप्लॉइड p एंड q रिप्रेजेंट्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील कैपिटल ए एंड एलील स्मॉल ए। एक पॉपुलेशन में कैपिटल ए इंडिविजुअल की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? जी हाँ, एक पॉपुलेशन में कैपिटल ए इंडिविजुअल्स की फ्रीक्वेंसी सिंपली पी स्क्वायर होती है। जी हाँ, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इंडिविजुअल्स इन अ पॉपुलेशन इज सिंपली पी स्क्वायर। जी हाँ, इसी प्रकार स्मॉल ए इंडिविजुअल आर की फ्रीक्वेंसी क्या होती है और कैपिटल ए स्मॉल ए फ्रीक्वेंसी क्या होती है? जी हाँ, इसी प्रकार स्मॉल ए इंडिविजुअल आर की फ्रीक्वेंसी क्यू स्क्वायर होती है तथा कैपिटल ए स्मॉल ए फ्रीक्वेंसी टू पी क्यू होती है। अतः पी स्क्वायर प्लस टू पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू, तथा यह किसका बाइनोमियल एक्सप्रेशन है यह भी बताइए। जी हाँ, स्मॉल ए इंडिविजुअल आर की फ्रीक्वेंसी क्यू स्क्वायर होती है तथा कैपिटल ए स्मॉल ए फ्रीक्वेंसी टू पी क्यू होती है। अतः पी स्क्वायर प्लस टू पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 होता है। यह पी प्लस क्यू के होल स्क्वायर का बाइनोमियल एक्सप्रेशन है। जी हाँ, स्मॉल ए इंडिविजुअल आर की फ्रीक्वेंसी क्यू स्क्वायर होती है तथा कैपिटल ए स्मॉल ए फ्रीक्वेंसी टू पी क्यू होती है। अतः पी स्क्वायर प्लस टू पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 होता है। यह पी प्लस क्यू के होल स्क्वायर का बाइनोमियल एक्सप्रेशन है। जब नापी गई फ्रीक्वेंसी एक्सपेक्टेड वैल्यू से डिफर होती है तो ये डिफरेंसेस दैट इज डायरेक्शन किसको इंडिकेट करते हैं? जी हाँ, जब नापी गई फ्रीक्वेंसी एक्सपेक्टेड वैल्यू से डिफर होती है यानी कि भिन्न होती है तो डिफरेंसेस दैट इज डायरेक्शन एक्सटेंट ऑफ इवोल्यूशनरी चेंज को इंडिकेट करते हैं। जी हाँ, व्हेन फ्रीक्वेंसी मेजर्ड differs from expected values, the difference that is direction indicates the extent of evolutionary change। जी हाँ, when frequency measured differs from expected values, the difference that is direction indicates the extent of evolutionary change। एवोल्यूशन क्या है? जी हाँ, जेनेटिक इक्विलिब्रियम या हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम में डिस्टरबेंस अर्थात एक पॉपुलेशन में एलील फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन का परिणाम इवोल्यूशन है। जी हाँ, डिस्टरबेंस इन जेनेटिक इक्विलिब्रियम और हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम दैट इज चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील इन अ पॉपुलेशन would then be interrupted as resulting in evolution। जी हाँ, डिस्टरबेंस इन जेनेटिक इक्विलिब्रियम और हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम that is a change of frequency of allele in a population would then be interrupted as resulting in evolution। हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को प्रभावित करने वाले 5 फैक्टर का नाम बताइए।
जी हाँ, हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम को प्रभावित करने वाले 5 फैक्टर हैं। फर्स्ट, जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो। सेकेंड, जेनेटिक ड्रिफ्ट। थर्ड, म्यूटेशन। फोर्थ, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। एंड फिफ्थ, नेचुरल सिलेक्शन। यानी कि हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम को प्रभावित करने वाले 5 फैक्टर जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, नेचुरल सिलेक्शन है। जी हाँ, 5 factors are known to affect Hardy-Weinberg equilibrium. These are gene migration or gene flow, genetic drift, mutation, genetic recombination, and natural selection. जी हाँ, 5 factors are known to affect Hardy-Weinberg equilibrium. These are gene migration or gene flow, genetic drift, mutation, genetic recombination, and natural selection. जब पॉपुलेशन दैट इज़ ओरिजिन पॉपुलेशन में एक सेक्शन का माइग्रेशन दूसरे पॉपुलेशन दैट इज़ न्यू पॉपुलेशन में होता है तो जीन फ्रीक्वेंसी का क्या होता है? जी हाँ, जब पॉपुलेशन दैट इज़ ओरिजिन पॉपुलेशन में एक सेक्शन का माइग्रेशन दूसरे पॉपुलेशन दैट इज़ न्यू पॉपुलेशन में होता है तो जीन फ्रीक्वेंसीज दोनों पॉपुलेशन में चेंज हो जाती है। जी हाँ, when a migration of a section of population to another place and population occurs, gene frequency change in the original as well as in new population. जी हाँ, when a migration of a section of population to another place and population occurs, gene frequency change in the original as well as in new population. बताइए क्या इन न्यू पॉपुलेशन में न्यू जीन या एलील्स जुड़ते हैं तथा ये ओल्ड पॉपुलेशन से घट जाते हैं। जी हाँ, जब पॉपुलेशन दैट इज़ ओरिजिन पॉपुलेशन में एक सेक्शन का माइग्रेशन दूसरे पॉपुलेशन दैट इज़ न्यू पॉपुलेशन में होता है तो जीन फ्रीक्वेंसीज दोनों पॉपुलेशन में चेंज हो जाती है और न्यू पॉपुलेशन में न्यू जीन या एलील्स जुड़ते हैं तथा ये ओल्ड पॉपुलेशन से घट जाते हैं। जीन फ्लो किसको कहते हैं? जी हाँ, जब पॉपुलेशन दैट इज़ ओरिजिन पॉपुलेशन की एक सेक्शन का माइग्रेशन दूसरे पॉपुलेशन यानी कि न्यू पॉपुलेशन में होता है तो जीन फ्रीक्वेंसीज दोनों पॉपुलेशन में चेंज हो जाती है। न्यू पॉपुलेशन में न्यू जीन दैट इज़ एलील जुड़ते हैं तथा ये ओल्ड पॉपुलेशन से घट जाते हैं। यदि यह जीन माइग्रेशन बार बार होता है तो जीन फ्लो कहलाता है। जी हाँ, जब पॉपुलेशन दैट इज़ ओरिजिन पॉपुलेशन की एक सेक्शन का माइग्रेशन दूसरे पॉपुलेशन यानी कि न्यू पॉपुलेशन में होता है तो जीन फ्रीक्वेंसीज दोनों पॉपुलेशन में चेंज हो जाती है। न्यू पॉपुलेशन में न्यू जीन दैट इज़ एलील जुड़ते हैं तथा ये ओल्ड पॉपुलेशन से घट जाते हैं। यदि यह जीन माइग्रेशन बार बार होता है तो जीन फ्लो कहलाता है। जेनेटिक ड्रिफ्ट कौन कहलाती है? जी हाँ, जब पॉपुलेशन दैट इज़ ओरिजिन पॉपुलेशन की एक सेक्शन का माइग्रेशन दूसरे पॉपुलेशन यानी कि न्यू पॉपुलेशन में होता है तो जीन फ्रीक्वेंसीज दोनों पॉपुलेशन में चेंज हो जाती है। न्यू पॉपुलेशन में न्यू जीन दैट इज़ एलील जुड़ते हैं तथा ये ओल्ड पॉपुलेशन से घट जाते हैं। यदि यह जीन माइग्रेशन बार बार होता है तो जीन फ्लो कहलाता है। अगर सेम चेंज बाय चांस होता है तो यह जेनेटिक ड्रिफ्ट कहलाता है। जी हाँ, जब पॉपुलेशन दैट इज़ ओरिजिन पॉपुलेशन की एक सेक्शन का माइग्रेशन दूसरे पॉपुलेशन यानी कि न्यू पॉपुलेशन में होता है तो जीन फ्रीक्वेंसीज दोनों पॉपुलेशन में चेंज हो जाती है। न्यू पॉपुलेशन में न्यू जीन दैट इज़ एलील जुड़ते हैं तथा ये ओल्ड पॉपुलेशन से घट जाते हैं। यदि यह जीन माइग्रेशन बार बार होता है तो जीन फ्लो कहलाता है। अगर सेम चेंज बाय चांस होता है तो यह जेनेटिक ड्रिफ्ट कहलाता है। फाउंडर इफेक्ट किसे कहा जाता है?
जी हाँ, जब पॉपुलेशन दैट इज़ ओरिजिन पॉपुलेशन के एक सेक्शन का माइग्रेशन दूसरे पॉपुलेशन यानी कि न्यू पॉपुलेशन में होता है तो जीन फ्रीक्वेंसीज दोनों पॉपुलेशन में चेंज हो जाती है। न्यू पॉपुलेशन में न्यू जीन दैट इज़ एलील जुड़ते हैं तथा ये ओल्ड पॉपुलेशन से घट जाते हैं। यदि यह जीन माइग्रेशन बार बार होता है तो जीन फ्लो कहलाता है। अगर सेम चेंज बाई चांस होता है तो यह जेनेटिक ड्रिफ्ट कहलाता है। कभी कभी एलील फ्रीक्वेंसी का यह परिवर्तन पॉपुलेशन के न्यू सैंपल में इतना भिन्न हो जाता है कि वह डिफरेंट स्पीसीज बन जाती है। ओरिजिनल ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन फाउंडर बन जाती है और इस प्रभाव को फाउंडर इफेक्ट कहा जाता है। जी हाँ, अगर सेम चेंज बाई चांस होता है तो यह जेनेटिक ड्रिफ्ट कहलाता है। कभी कभी एलील फ्रीक्वेंसी का यह परिवर्तन पॉपुलेशन के न्यू सैंपल में इतना भिन्न हो जाता है कि वह डिफरेंट स्पीसीज बन जाती है। ओरिजिनल ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन फाउंडर बन जाती है और इस प्रभाव को फाउंडर इफेक्ट कहा जाता है। कौन से एक्सपेरिमेंट्स दर्शाते हैं कि जब प्री एक्जिस्टिंग लाभदायक म्यूटेशन का सिलेक्शन होता है तब परिणाम स्वरूप न्यू फिनोटाइप प्राप्त होता है तथा कुछ जेनरेशन बाद यही न्यू स्पीसीज डेट इज स्पेशिएशन बन जाती है। जी हाँ, माइक्रोबियल एक्सपेरिमेंट्स दर्शाते हैं कि जब प्री एग्जिस्टिंग लाभदायक म्यूटेशन का सिलेक्शन होता है तब परिणाम स्वरूप न्यू फिनोटाइप प्राप्त होता है तथा कुछ जेनरेशन बाद यही न्यू स्पीसीज स्पेशिएशन बन जाती हैं। जी हाँ, माइक्रोबियल एक्सपेरिमेंट्स shows that pre-existing advantageous mutations when selected will result in observation of new phenotypes। जी हाँ, माइक्रोबियल एक्सपेरिमेंट्स shows that pre-existing advantageous mutations when selected will result in observation of new phenotypes। नेचुरल सिलेक्शन कैसा प्रोसेस है? जी हाँ, नेचुरल सिलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हेरिटेबल वेरिएशन अच्छे सर्वाइवल के लिए पॉपुलेशन को सक्षम बनाती है। इसके फलस्वरूप संतानें अधिक संख्या में पैदा होती है। जी हाँ, नेचुरल सिलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हेरिटेबल वेरिएशन अच्छे सर्वाइवल के लिए पॉपुलेशन को सक्षम बनाती है। इसके फलस्वरूप संतानें अधिक संख्या में पैदा होती है। फ्यूचर जेनरेशन में जीन तथा एलील की फ्रीक्वेंसी में बदलाव किसका परिणाम है? जी हाँ, फ्यूचर जेनरेशन में जीन तथा एलील की फ्रीक्वेंसी में बदलाव वेरिएशन का परिणाम है। जी हाँ, फ्यूचर जेनरेशन में जीन तथा एलील की फ्रीक्वेंसी में बदलाव वेरिएशन का परिणाम है। वेरिएशन का क्या कारण है? जी हाँ, वेरिएशन का कारण म्यूटेशन, गैमेटोजेनेसिस के समय होने वाला रिकॉम्बिनेशन, जीन फ्लो या जेनेटिक ड्रिफ्ट है। जी हाँ, वेरिएशन का कारण म्यूटेशन, गैमेटोजेनेसिस के समय होने वाला रिकॉम्बिनेशन, जीन फ्लो या जेनेटिक ड्रिफ्ट है। इसके साथ रिप्रोडक्टिव सक्सेस में बढ़ोतरी जुड़ी होने के कारण नेचुरल सिलेक्शन ने इन्हें डिफरेंट पॉपुलेशन के जैसे बना दिया। आर यू एग्री विद दिस? जी हाँ, नेचुरल सिलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हेरिटेबल वेरिएशन अच्छी सर्वाइवल के लिए पॉपुलेशन को सक्षम बनाती है। इसके फलस्वरूप संतानें अधिक संख्या में पैदा होती है। फ्यूचर जेनरेशन में जीन तथा एलील की फ्रीक्वेंसी में बदलाव वेरिएशन का परिणाम है। वेरिएशन का कारण म्यूटेशन, गैमेटोजेनेसिस के समय होने वाले रिकॉम्बिनेशन, जीन फ्लो या जेनेटिक ड्रिफ्ट है। इसके साथ रिप्रोडक्टिव सक्सेस में बढ़ोतरी जुड़ी होने के कारण नेचुरल सिलेक्शन ने इन्हें डिफरेंट पॉपुलेशन के जैसा बना दिया।
जी हाँ, नेचुरल सिलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हेरिटेबल वेरिएशन अच्छे सर्वाइवल के लिए पॉपुलेशन को सक्षम बनाती है। इसके फलस्वरूप संतानें अधिक संख्या में पैदा होती है। फ्यूचर जनरेशन में जीन तथा एलील की फ्रीक्वेंसी में बदलाव वेरिएशन का परिणाम है। वेरिएशन का कारण म्यूटेशन, गैमेटोजेनेसिस के समय होने वाले रिकॉम्बिनेशन, जीन फ्लो या जेनेटिक ड्रिफ्ट है। इसके साथ रिप्रोडक्टिव सक्सेस में बढ़ोतरी जुड़ी होने के कारण नेचुरल सिलेक्शन ने इन्हें डिफरेंट पॉपुलेशन के जैसा बना दिया। बताइए नेचुरल सिलेक्शन क्या क्या कर सकता है? जी हाँ, नेचुरल सिलेक्शन किसी भी पॉपुलेशन को स्टेबलाइज कर सकता है, डायरेक्शनल चेंज ला सकता है या डिस्ट्रप्शन कर सकता है। जी हाँ, नेचुरल सिलेक्शन किसी भी पॉपुलेशन को स्टेबलाइज कर सकता है, डायरेक्शनल चेंज ला सकता है या डिस्ट्रप्शन कर सकता है। स्टेबलाइजेशन का क्या मतलब? जी हाँ, स्टेबलाइजेशन का मतलब अधिकतर इंडिविजुअल मेन कैरेक्टर वैल्यू को एक्वायर करते हैं। जी हाँ, स्टेबलाइजेशन का मतलब अधिकतर इंडिविजुअल मेन कैरेक्टर वैल्यू को एक्वायर करते हैं। डायरेक्शनल चेंज का मतलब? जी हाँ, डायरेक्शनल चेंज का मतलब अधिकतर इंडिविजुअल अदर देन मेन कैरेक्टर वैल्यू को एक्वायर करते हैं। जी हाँ, डायरेक्शनल चेंज का मतलब अधिकतर इंडिविजुअल अदर देन मेन कैरेक्टर वैल्यू को एक्वायर करते हैं। और डिस्ट्रप्शन का? जी हाँ, डिस्ट्रप्शन का मतलब अधिकतर इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में बोथ एंड पर पेरिफेरल कैरेक्टर को एक्वायर करते हैं। जी हाँ, डिस्ट्रप्शन का मतलब अधिकतर इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में बोथ एंड पर पेरिफेरल कैरेक्टर को एक्वायर करते हैं। चलिए फिगर 7.8 डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑपरेशन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ऑन डिफरेंट ट्रेट्स में ए स्टेबलाइजिंग, बी डायरेक्शनल एंड सी डिस्ट्रप्टिव का फिगर अपने नोटबुक में कम से कम 20 से 30 बार बनाइए।